नमस्कार। वादे के मुताबिक आ गए हैं टीजीटी सिविक्स सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सिविक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर पिछले वीडियो में हमने कहा था सिविक्स लेकर आएंगे, सिविक्स लेकर आए हैं। 125 सोशल में पूछता है टीजीटी और पीजीटी दोनों में। पीजीटी में केवल सिविक्स के क्वेश्चन रहेंगे और टीजीटी में आपको पता है 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सेक्शन से आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। तो चलते हैं। प्रैक्टिस सेट को इस तरीके डिजाइन किया गया है, बहुत छोटा छोटा प्रैक्टिस सेट है ताकि आपको बहुत ज्यादा दबाव महसूस ना हो। 20 से 25 क्वेश्चन के बीच है। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी जो कि संभावित है जनवरी में, तो उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे। क्वेश्चन इसमें ज्यादा रिपीटेड आते हैं टीजीटी में, इसलिए कोशिश की गई हर तरीके के सवाल आए। धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। शुरुआत में प्रैक्टिस सेट सिंपल रहेंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बिना ध्यान से पढ़ने की वजह से कई बार 2-3 सवाल तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। सवाल क्या है रहा है, राजनीति विज्ञान नहीं, क्या पूछ रहा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, नो कह रहा है। पहला है शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में होता है, बिल्कुल, सत्य, सत्ता, वैधता होता ही है अध्ययन। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होता है, हाँ। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसकी एक कोर विशेषता है, होता ही है। जैसे हिस्ट्री का ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी से पॉलिटी का, पॉलिटी सोशियोलॉजी, एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो है वो बहुत जोर दिया जाता है। यूएस में हो, ब्रिटिश में हो, वहीं से फिर हमारे यहाँ भी अब हो गया है। तीसरा है मूल्य प्रधान अध्ययन। देखिए ये जो है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। ये क्या है, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसका लक्षण है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में आप देखते होंगे जो आप ग्रीस, यूनान में अध्ययन करते थे, क्या था, मूल्य, नैतिकता, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, सी। और चौथा है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन हो, शक्ति का अध्ययन हो, शक्ति, सत्ता, वैधता, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, ये सब आधुनिक राजनीति विज्ञान है। इंपीरिकल स्टडी आप समझिए आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर किए रहेगा, चाहे जैसा सवाल पूछ ले उससे रिलेटेड आप उसको समझ पाओ सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल दूसरा है, राजनीति विज्ञान का सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जो सपोर्टर हैं उनको पूछ रहा है। तो जो इस आंदोलन को लीड किए, जिन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान की बहुत तीखी आलोचना की, आपको पता होगा लिस्ट दी है कौन, चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल, बिल्कुल सही है। तीनों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की तीखी आलोचना की। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपका है, सवाल क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा। अब टीजीटी में बहुत सावधान रहना है। कुछ छोटे छोटे समीक्षक हैं, जैसे तिले हो गए, जिलिनॉक हो गए, ठीक है, आशीर्वादम हो गए, गेटल हो गए, गार्नर हो गए, ये सब और कहीं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। इनका कीवर्ड आपको याद रखना है। समाज को क्या कह रहे हैं, ईंट, और राज्य को क्या कह रहे हैं, सीमेंट। ठीक है, ईंट को जोड़ता कौन है, सीमेंट। इसी तरीके से ईंट और समाज का एग्जाम्पल देते हैं कौन, इसका करेक्ट आंसर है आशीर्वादम। कीवर्ड वाले क्वेश्चन क्रमशः प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है। कथन बहुत पूछे जाते हैं टीजीटी में, इसीलिए कथन आए हैं। ये कथन भी पूछा जा चुका है पहले कि राज्य को निगम के समान कहा है। तो ऑप्शन है पहला लास्की, दूसरा मैकाइवर, तीसरा मार्क्स, चौथा सिले। तो निगम के समान जो कहता है वो कहता है मैकाइवर का कथन है, करेक्ट आंसर है मैकाइवर। अब देखो मैकाइवर एक समाजशास्त्री था, पहले जान लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में मैकाइवर को एज ए थिंकर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैकाइवर के 2-3 कोटेशन हैं और एक बुक है जो बार बार पूछता है। तो आगे प्रैक्टिस सेट में आपको मैकाइवर के 2-3 कोटेशन मिल जाएंगे। उसके अलावा मैकाइवर से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि मैकाइवर है क्या, समाजशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सवाल है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। कीवर्ड को पकड़ लेना है, कीवर्ड से याद करना है, रटेंगे कोटेशन नहीं रटाएगा। क्या कह रहा है, पीछे आप पढ़े ना, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो रही है अब आधुनिक राजनीति विज्ञान में, वही चीज पूछ रहा है। किसने ये कोटेशन बोल दिया इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के बारे में, क्या कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं।
तो जड़ और फल का संबंध जो है ये कोटेशन है सीले का। सीले के 3-4 कोटेशन बहुत ज्यादा पूछता है, उसमें से एक कोटेशन ये है, कई बार आया है, बार बार आता है, याद कर लीजिए। इसको कीवर्ड ऐसे याद करना है, फल और जड़ का संबंध। थोड़ा सा इसको कभी कभी चेंज कर देगा, कभी कभी क्या कहेगा, इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना निष्फल है, ठीक है, और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना निर्मूल नहीं, ठीक। तो अगर इस तरीके से निर्मूल, निष्फल ऐसे शब्द यूज करे, यानी कि किसी न किसी प्रकार से समानार्थी हो जड़ और फल का, तो आपको मारना है कौन, सिले, कंफ्यूज नहीं करना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन देखिए, ऑस्टिन, जॉन लॉक, जेएस मिल, मार्क्स। तो सभी जानते हैं कि सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबद्ध पूछ रहा है, कौन है? तो 3 बड़े नाम, एक यहां दिया हुआ है लॉक जो आपका करेक्ट आंसर है, उसके साथ में आप जानते हो कौन, हॉब्स और कौन, रूसो, तो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों सामाजिक संविदा से संबंधित। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इन सवालों में बहुत रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से सवाल कर ले जाएंगे, सब फ्री के सवाल हैं। क्या कह रहा है, राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का क्या है? क्या कानूनी न्याय के लिए वो पूरे जीवन लड़े, आर्थिक न्याय के लिए लड़े, राजनीतिक न्याय के लिए लड़े या सामाजिक न्याय के लिए? उनकी पूरी लड़ाई क्या थी? सामाजिक न्याय की थी। चौथा नंबर, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या आता है, जैसे भेदभाव जो होता है, अस्पृश्यता होती है, उसके खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ते हो सामाजिक न्याय है। और जैसे आपको निर्वाचन, चुनाव, इस संबंधित किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है तो आप राजनीतिक न्याय के लिए लड़ते हो। प्रतिनिधित्व में किसी हिस्सेदारी चाहिए आपको किसी प्रकार की ना, जैसे अमुक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता या लड़ सकता, इस तरह की समस्याएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है, तो राजनीतिक न्याय हो गया, ठीक है। आर्थिक न्याय का संबंध वंचना, गरीबी से होता है। अब कानूनी न्याय क्या समझ होता है कि कानून के समझ, विधि के समझ, जो समानता का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर अगर कोई असमानता की जाती है तो आप कानूनी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हो। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरा क्या था, सामाजिक न्याय। उन्होंने गांधी जी की आलोचना करते हुए क्या कोट कही थी कि बहुत महात्मा आए, बहुत महात्मा चले गए, दलित दलित ही रह गए। तो उनकी लड़ाई किसकी थी, सामाजिक न्याय की। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा? ऑप्शन सुनिए, फोस्टर, प्लेटो, थ्रेसिमेकस, मार्क्स। अब देखो एकदम प्लेटो का चैप्टर जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम शुरुआत में आपको मिल जाएगा ये कोटेशन। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने 2-3 जो उस समय में प्रचलित थे न्याय सिद्धांत, उनकी आलोचना की। उसी में से एक सिद्धांत ये भी था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, और ये कथन है थ्रेसिमेकस का। तो जो 2-3 न्याय कथन थे, इसमें से एक कथन ये भी है न्याय से संबंधित, वैसे ही 2-3 और कथन आपको मिल जाएंगे। उन सब की आलोचना करने के बाद फिर प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया। तो पूछ रहा है कथन, तो ये कथन है शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस का कथन है। अगला देखिए, पीआईएल से जुड़े व्यक्ति हैं, तो पीआईएल से जुड़े व्यक्ति में 4 ऑप्शन है। पहला है न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति RN मिश्र, चौथे हैं न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। तो जो नाम है वो है न्यायमूर्ति भगवती का, PN भगवती जी को इनसे जोड़ा जाता है पीआईएल से। सवाल नेक्स्ट है, अगला देखिए। अब नेक्स्ट को है सूची को सुमेलित करना है सही उत्तर से। अब ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जो आर्टिकल पूछे जाते हैं आपको आर्टिकल यहाँ पर दे दिए गए हैं, आपको मैच करवाने हैं। सभी जानते होंगे कानून के समक्ष समानता किसमें है, आर्टिकल 14 में। विधि के समक्ष समता संविधान में दिया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, 32। अस्पृश्यता अपराध है, अनुच्छेद 17। और सार्वजनिक रोजगार में अवसर, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये क्या है, अनुच्छेद 16। तो ये आर्टिकल इस तरीके से मिलाने हैं। अगला देखिए, ये भी अनुच्छेद का जोड़ा है, आपको सही अनुच्छेद मिलाने हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जोड़े, इसीलिए दे दिए गए हैं। पहला दिया अनुच्छेद 356, उसके 352, 360, 315। तो 352, 356, 360 ये तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपातकाल से संबंधित है, ठीक। तो 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 से मिला देना है।
दूसरा 356 राज्य आपातकाल है। राज्य के अंदर आप सुनते होंगे बहुत बार राज्य में कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, कभी कहेंगे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाओ सही नहीं चल रहा है, कभी कहेंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो जो हम कहते हैं बार बार राष्ट्रपति शासन लगाओ, इसका मतलब क्या है, इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल कर दिया जाता है 356 का। ठीक है, राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाता है तभी 356 इस्तेमाल होता है, उसको क्या बोला जाता है, राज्य आपातकाल, यही 356 है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 और तीसरा है 360 और यह है वित्तीय आपातकाल। ठीक, अब तीनों में एक कॉमन बात अगर जान लीजिए, अगर इससे अलग सवाल पूछता है बहुत सारे वो भी आप जान लीजिए। जैसे सवाल पूछता है कि इन तीनों आर्टिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका हुआ, तो 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है भारत में, उसके बाद 352 का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सवाल भी पूछ चुका है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस अनुच्छेद का हुआ है इमरजेंसी वाले में, तो जो आपातिक उपबंध है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल 356 का हुआ है। और एक कमाल की बात है 360 का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये भी सवाल पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है, तो 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है, 356 का सबसे ज्यादा हुआ है। और तीसरा दिया है आपका अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यूपीएससी, जो आईएएस का, एनडीए का, सीडीए का एग्जाम लेता है, वही आयोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फांसीवाद की, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है, फांसीवाद की विशेषता नहीं पूछ रहा है, नो। ठीक है, तो एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है फांसीवाद, ये तो उसकी विशेषता है, पूछ रहा है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो विशेषता है, एक व्यक्ति की तानाशाही विश्वास। दूसरा अंतरराष्ट्रीयतावाद का विरोध, हाँ फांसीवाद अंतरराष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी विशेषता है। तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास, बिल्कुल, लोकतंत्र का सर कुचल के ही तो फांसीवाद चढ़ा ऊपर, तो सवाल ही नहीं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान में, लोकतांत्रिक संस्थान में भरोसा करे, ये भी उसकी विशेषता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। चौथा क्या है, व्यक्तिवाद में विश्वास। देखो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको बहुत सारे सवाल उनको रटने नहीं, देखने नहीं, अपने आप सही कर लें। क्यों, व्यक्तिवाद का संबंध किससे है, जब आप व्यक्तिवादी विचारधारा को समर्थन करेंगे तो व्यक्तिवाद क्या है, अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता से जुड़ा है, और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा बढ़ेगी, सीधा संबंध है, अगर स्वतंत्रता बढ़ी तो क्या होगा, राज्य का पावर घटेगा। और फांसीवाद क्या है, इस विचारधारा सबसे ज्यादा पावर अपने ही पास रखे रहना चाहता है, वो तानाशाह, वो राज, तो वो ऐसी कोई विचारधारा नहीं मानेगा जो क्या होगी, स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। तो व्यक्तिवाद स्वतंत्रता में बढ़ावा देता है, तो व्यक्तिवाद में विश्वास ये इसकी विशेषता नहीं है, तो यानी करेक्ट आंसर यही है, जान लीजिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है इसका, और भी बहुत सारी है, फांसीवाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और जब चैप्टर चलेगा तो चलेगा। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना थोड़ा सा मिस हो गया, लोकसभा के स्पीकर अपना इस्तीफा को संबोधित करना, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, यहां होना चाहिए था डॉट डॉट, आगे हो गया है, लोकसभा का अध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करना होता है, मतलब किसको संबोधित करेगा, यहां पे डॉट डॉट में भरना है, यानी कि पूछना ये चाह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा देता है, किसको संबोधित करके। पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा के उपसभापति, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, और चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये उपसभापति हो गया है गलती से, इसको आप जो है उपाध्यक्ष समझिए, लोकसभा का उपाध्यक्ष है ये। ठीक है, ऑप्शन में ये लोकसभा का उपाध्यक्ष है। तो एकदम सीधा कॉन्सेप्ट समझिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा देगा किसको, उपाध्यक्ष को, सीधी बात। और उपाध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा, अध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। इसी तरीके अगर इस्तीफा राष्ट्रपति का पूछे तो राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, बचे हैं प्रधानमंत्री, इनको भी निपटा देते हैं, किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को। क्लियर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और प्रधानमंत्री भी किसको, राष्ट्रपति को। चलिए अगला, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, आपको बताए थे जेलिनॉक,
गार्नर, डाइसी, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं। तो उन्हीं में से एक फिर कोटेशन आ गया है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ठीक है, तो जब शब्द आए प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो ये कोटेशन है सीले का। सीले के 3-4 कोटेशन हैं जो एकदम टीजीटी ने उसको जैसे लगता है कि पेटेंट करा लिया, वो इतना ज्यादा पूछता है। हम आपको बताते रहेंगे प्रैक्टिस में क्रमशः। तो अगर पूछे प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है तो ऑप्शन लगाना है जॉन सीले। एक शब्द खाली बदल दे कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अधिकांश व्यक्ति भागीदार होते हैं या अधिकांश व्यक्ति शासन करते हैं, प्रत्येक को हटा के अगर अधिकांश दे दिया तो आंसर आपको बदल देना है तुरंत। अगर अधिकांश दे दिया तो आंसर कहां लाना है? डाइसी पर। दोनों बहुत पूछे जाते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है तो सीले, अधिकांश व्यक्ति हैं तो डाइसी। नेक्स्ट देखिए, न्याय का अर्थ है कि कॉमन सेंस आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ना है। केवल न्याय का सिंपल अर्थ पूछ रहा है, क्या है? कह रहा है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, भेदभाव किया जा सकता है। तो अगर भेदभाव किया जाएगा तो न्याय ही कैसा फिर? तो ये ऑप्शन होगा नहीं। कह रहा है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, फिर वो कौन सा न्याय है? कि राजा का मूड खराब है, छोटा मोटा भी अपराध की हो जाओ फांसी दे दिया। राजा का मूड अच्छा है, क्रूर से क्रूरतम अपराध की हो, कह राजा माफ किया। समझ आया? तो राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव, ये भी न्याय नहीं है। तीसरा, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे तो फिर माइनॉरिटी को हमेशा परेशानी रहेगी किसी देश में, अगर बहुमत के हिसाब से चलना पड़े तो। बहुत सारे राज्यों में तनाव कई बार रहते हैं विद्यमान, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट नहीं होगा। न्याय का अर्थ क्या है? कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामान्य सवाल है। अगला देखिए, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन दिया है जेल, शिक्षा व्यवस्था, कानून, रसोई। तो देखिए, पैन ऑप्टिकन ये सिद्धांत जेल से संबंधित है, और ये जो सिद्धांत है ये बेंथम ने दिया था पैन ऑप्टिकन का। ठीक है, तो कभी कभी नाम से पूछ लेता है किसने दिया था, और कभी कभी क्या है सीधे पैन ऑप्टिकन, ये पूछा हुआ सवाल है पैन ऑप्टिकन किसका आदर्श उदाहरण? तो आदर्श जेल का उदाहरण है। ठीक, दिया किसने था? बेंथम ने। देखो, बेंथम को केवल आप उपयोगितावादी ना समझो, बेंथम एक बहुत बड़ा समाज सुधारक था एक तरीके से। ठीक ना, तो इसलिए बेंथम के विचार आपको सब पे मिल जाएंगे। ठीक है, बेंथम उपयोगितावाद पे आपको मिल जाएगा, बेंथम आपको कानून सुधार मिल जाएगा, बेंथम आपको जेल सुधार पे मिल जाएगा, शिक्षा पे बेंथम आपको हर जगह मिल जाएंगे। बेंथम ने कई चीजों पर विचार किया था। नेक्स्ट देखिए, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण जो आपको पता है, शक्ति, सत्ता, वैधता पढ़ते हो। शक्ति और प्राधिकार, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी की बात हो रही कि शक्ति यानी पावर, और प्राधिकार मतलब अथॉरिटी। दोनों में भेद का आधार क्या है, मतलब निर्भेदक तत्व क्या है? पहला है संप्रभुत्व, दूसरा है श्रेष्ठता, तीसरा है वैधता, चौथा है उपयोगिता। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वैधता। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। 90 के दशक में फिल्में आती थी, आपने देखी होगी, अजय देवगन की, सुनील शेट्टी की। क्या होता था? मुंबई में बहुत सारे नए नए गुंडे ऊपर से फोन करते थे, ए सिंघानिया 2 खोखा भेज देना। सिंघाना का हड़का के जो खोखा मांग रहा है, कोई प्राधिकार नहीं है, कानून से उसको कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन आज वो वहां का गुंडा है, इसलिए क्या कर रहा है? शक्ति है उसके पास, उसका इस्तेमाल कर रहा है। सिंघानिया साहब कमजोर होंगे तो भेज देंगे, कल को सिंघानिया साहब मजबूत होंगे तो क्या बोलेंगे? जा जो उखाड़ना उखाड़ लेना, कुछ नहीं दूंगा। ये क्या है? ये इस बात का संबंध किस बात से है? शक्ति से है। लेकिन सिंघानिया साहब मजबूत रहे, सिंघानिया साहब कमजोर रहे, टैक्स तो उनको चुकाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स ले रहे हैं, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है सरकार से, उसको क्या अथॉरिटी है, प्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, शक्ति दोनों के पास है। अगर यहां भी अगर टैक्स नहीं देंगे सिंघानिया साहब, प्रॉपर पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी, जांच होगी कंपनी की, लेकिन वहां पर क्या है? प्राधिकार है। ठीक है, और यहां पर क्या है? इसको अथॉरिटी नहीं, जबरदस्ती वसूली कर रहा है। तो अंतर किसका है? लेजिटिमेसी का अंतर है, वैधता का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? ठीक, तो पहले एक बात समझ लीजिए, दल और दबाव समूह में बेसिक डिफरेंस है जो बार बार पूछता है। एक होता है दल यानी कि राजनीतिक दल, और दूसरा होता है दबाव समूह। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है, और दोनों में जो सबसे मूल अंतर है, अंतर बहुत सारे हैं, सबसे मुख्य अंतर समझ लीजिए कि दल क्या होता है? चुनाव लड़ेगा राजनीतिक दल, और दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, केवल दबाव डालकर अपनी मांगे मनवाएगा सरकार से। ठीक,
तो चुनाव नहीं लड़ेगा, दबाव कैसे डालेगा? संगोष्ठी करेगा, प्रचार करेगा, लॉबिंग करेगा, इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करता है दबाव समूह, ठीक है। लेकिन दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ता है। और राजनीतिक दल क्या है? चुनाव लड़ते हैं। तो सवाल पूछ रहा है दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? क्या नहीं लड़ेंगे? क्या नहीं अपनाते हैं? चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। जिस दिन चुनाव लड़ गए दबाव समूह नहीं रह गए। वो दबाव समूह क्या है? जैसे किसान संगठन है, जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट संगठन है, जैसे कर्मचारियों का संगठन, ये सब। तो जब तक ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये क्या है? प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है। तो ये तीनों तरीका अपनाता है दबाव समूह। सवाल अगर पलट दे कौन सा तरीका अपनाता है, तो ये तीनों अपनाते हैं। लेकिन पूछ रहा है नहीं अपनाते हैं, तो नहीं अपनाएंगे। ये बार बार इतना विस्तार में सीधे एक एक आंसर बोलता चला जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप सोचते हैं कि एक एक ऑप्शन जल्दी बताएं, लेकिन उससे क्या होता है ना, जितने सवाल हैं आप उतने ही सवाल जान पाते हो। क्वेश्चन को खोल देने से क्या होता है, आपको अतिरिक्त सवाल मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। कह रहा है संघ के मंत्री के लिए जो शपथ है वो कहां दी गई है, वो प्रारूप कहां दिया गया है? ऑप्शन है पहला भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, दूसरा है भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची, तीसरा है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, चौथा है भारतीय संविधान चतुर्थ अनुसूची। तो जो अनुसूचियों में जो शपथ का विवरण है संघ के मंत्री के लिए, वो है तीसरी अनुसूची में। अच्छा, अब इसी समय आपका और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि तीसरी अनुसूची वाले बहुत सारे शपथ हमेशा पूछता रहता है। तो आप जान लो तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी है वो किसकी किसकी दी है। पहले देखिए तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी है वो संसद के सदस्यों की, ठीक है, संसद के सदस्यों की। इसमें दोनों सदस्य आ जाएंगे आपके, लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक। संसद के सदस्य हो गए, लोकसभा राज्यसभा। और संघ के मंत्री, मंत्री संघ के मंत्री की बात हो रही, मतलब ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। और कौन? सीएजी, ठीक है। तब तीसरी अनुसूची में दिया है। और किसका दिया है तीसरी अनुसूची में शपथ? जैसे यहां संसद है तो राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल के सदस्य। अब विधानमंडल में आपका जहां द्विसदनी है वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। जहां एक सदनी है वहां केवल आप किसको मानोगे? विधानसभा को। उसके बाद संघ के मंत्री था यहां पर, तो यहां क्या होगा? राज्य के मंत्री हो जाएगा। मंत्री लेकिन कौन से? राज्य के मंत्री, ठीक। राज्य क्या नहीं, राज्य विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है। और यहां सुप्रीम कोर्ट है तो यहां हाई कोर्ट, ठीक है। तो इतने अनुसूची 3 में दिया है इतनी शपथ। तो आप सोचेंगे जब इतना दिया है तो इसको अलग अलग इस क्यों किए हैं? अलग अलग इसलिए किए, ये जो शपथ है इसको दिलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो शपथ है को दिलाएगा कौन? राज्यपाल। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हाई कोर्ट की शपथ है वो राज्यपाल दिलाएगा जरूर, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करेगा। बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सवाल का सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। तो राज्यसभा को अनन्य अधिकार है किस पर? अनन्य मतलब क्या होता है? उसके समान अन्य को नहीं, ठीक। तो अनन्य क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना। अरे ये तो लोकसभा भी करती है, तो कैसे राज्यसभा को अनन्य अधिकार होगा? दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना। इसमें भी वही बात है कि लोकसभा को भी अधिकार है। तीसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। बिल्कुल ये अधिकार लोकसभा को नहीं, राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। आपको अनुच्छेद 312 में ये प्रोविजन मिल जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही हो गया सी, सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, ठीक है। संविधान का रक्षक, वैसे क्वेश्चन डाले थे मूल अधिकारों का रक्षक, यहाँ पे संविधान हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है उच्चतम न्यायालय को। मूल अधिकारों के हनन पे आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, रिट याचिकाएं दायर कर सकते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। पीछे सवाल आया था, बताया था, क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्य का राज्यपाल? महाधिवक्ता की करेगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेगा क्या?
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे बता चुका हूं। लेकिन शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा, ये बात भी जान लीजिए। तो आपका एक क्वेश्चन 22 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो गया है। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा। और टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आगे पीजीटी का भी, टीजीटी पीजीटी दोनों में सेम क्वेश्चन आते हैं। यही सिलेबस में सिविक्स में डिफरेंस है, 2-3 सेगमेंट है जो टीजीटी में नहीं रहते हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, जैसे आईआर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो केवल पीजीटी में आता है, बाकी का सेगमेंट सेम है। तो पीजीटी और टीजीटी वाले दोनों लोग इस वीडियो को देखिए, पीजीटी का बाद में अलग से लाएंगे। और टीजीटी में एक और अच्छी बात है, आप जानते होंगे कि इंटरव्यू आपका अब नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, आप समझ रहे हो ना, तो आपका अच्छा खासा पैसा बचेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता। मैं तो चाह रहा था पीजीटी में भी हट जाए, लेकिन वहां नहीं हट सका, कोई बात नहीं। टीजीटी की आप तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। नमस्कार।